कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल बस को दिखाते हुए, जिसमें बैठी मित्सुको शायरी लिख रही है, जबकि उसके बाकी क्लासमेट बहुत मजे कर रहे हैं। वो मित्सुको को भी थोड़ी मजे करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस चक्कर में उसकी पेन गिरा देते हैं। इसे उठाने के लिए वो नीचे झुकती है और तभी एक तेज हवा बस के साथ इन सभी को दो हिस्सों में बांट देता है। इस घटना से हैरान मित्सुको सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये हवा उसकी भी पीछा करना शुरू करती है, तो वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है। रास्ते में उसे कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं जिन्हें वो झुकने के लिए कहती है, पर वो उसकी बातें नहीं समझ पाते। लेकिन किसी तरह से मित्सुको एक लड़की को बचा लेती है, जबकि बाकी तीनों तेज हवा की वजह से दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अगले ही पल यहाँ से कुछ साइकिलिस्ट गुजरते हैं जिन्हें वो लड़की सावधान करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले ही उनके साथ इसकी भी काम तमाम हो जाती है। मित्सुको दोबारा अपनी जान बचाकर भागती है, फिर जंगल से होता हुआ एक नदी में आती है। यहाँ पहले से ही लाशें बिछी पड़ी है, फिर इनके बीच से ही वो लड़खड़ाते हुए गुजरना शुरू करती है। यहाँ उसे एक सफेद शर्ट मिलती है, तो वो अपनी ब्लडी शर्ट इससे बदल लेती है। इसके बाद इसी नदी में वो अपने खून साफ करने के बाद दोबारा चलना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद वो अपने स्कूल के रास्ते में होती है। यहाँ सब बिल्कुल नॉर्मल है। उसके क्लासमेट स्कूल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ उसकी मुलाकात होती है उसकी मोहब्बत आकी से। मित्सुको कुछ भी समझ नहीं पा रही आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो सभी मारे जा चुके थे और अब वो सभी बिल्कुल उसके सामने हैं। यहाँ बस थोड़ी सी हवा चलने से उसकी फट जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर आकी उसे संभालने की कोशिश करती है। तब मित्सुको उसे अब तक हुई सारी घटनाएं बताती है, लेकिन ये सब उसके पल्ले नहीं पड़ते। लेकिन फिर भी वो जिस भी हालत से गुजर रही है उसमें थोड़ी सुधार लाने के लिए आकी अपने बाकी दोस्तों के साथ क्लास बंक करके एक झील के किनारे आती है। मित्सुको ने आकी को अब तक जो भी बताई होती है वो आकी अपने बाकी दोस्तों को भी सपने की तरह सुनाती है। ताए को इसे मजाक में लेती है, जबकि सुर कुछ अलग ही थ्योरी बना लेती है। उसके हिसाब से मित्सुको शायद किसी ऑल्टरनेटिव दुनिया में थी जहां ऐसी घटनाएं सच में हुई है, और इस दुनिया में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए उसे कुछ अलग करना होगा जिसके बारे में उसके ऑल्टरनेट वर्जन ने सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए वो बहुत ही उत्पटंग हरकतें करना शुरू करती है और मित्सुको के साथ बाकियों को भी ऐसा करने के लिए कहती है। ये सभी दोबारा स्कूल आते हैं, लेकिन क्लास शुरू होते ही टीचर अचानक ही सबको भून देती है। इस क्लासरूम में सिर्फ मित्सुको ही जिंदा है। फिर दूसरे क्लासरूम से ताएको और सुर आती है, जो मित्सुको को एक और दूसरी क्लासरूम की तरफ ले जाते हैं। यहाँ पर दूसरी टीचर स्टूडेंट्स की तलाश कर रही है। ताएको उस पर हमला करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। टीचर उसे गोलियों से भून देती है। मित्सुको और सुर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें सुर अपनी जान गंवा देती है। मित्सुको अपनी जान बचाकर भागती है। उसके पीछे बाकी क्लासरूम से बच्चे निकलकर स्कूल से भागना शुरू करते हैं, जबकि दूसरी तरफ टीचर लगातार उन पर गोलियां चलाते हैं। सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन इस केओस में भी कुछ लड़कियां मित्सुको से याद करने के लिए कह रही होती हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। फिर अचानक ही वही तेज हवा उसके पीछे भाग रही चारों लड़कियों को ठिकाने लगा देती है। इसके बाद वो मित्सुको की पीछा करना शुरू करते हैं, जिससे बचने के लिए वो भागने लगती है। काफी देर तक ऐसे भागने के बाद वो शहर में आती है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन पे ऑफिसर को वो पूरी घटना बताती है, लेकिन उसे बस ये मजाक लगता है। यहाँ तक कि वो मित्सुको को कीको नाम से बुलाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही। तब उसे आईना दिखाई जाती है। वो देखती है कि उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुकी है। ऑफिसर कहती है कि वो बचपन के दोस्त है, आज इसकी शादी है, तो ऑफिसर उसे उसकी शादी की फंक्शन तक पहुँचा देती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है आकी से। उसे देखकर इसकी जान में जान आती है। आकी उसे बताती है वो सब जानती है क्या हो रहा है या क्या होने वाला है, और अभी जो हो रहा है यानी उसकी शादी उसे होने देना है। इसके बाद आकी उसे शादी के लिए तैयार कर देती है। फिर यहाँ जितने भी लड़कियां उसे देखने आए थे उन्हें मारने लगती है। इस काम में वो कीको को भी उकसाती है। फिर उसके साथ मिलकर यहाँ बचे लड़कियों को भी ठोक देती है। इसके बाद आकी एक बोतल तोड़ती है और उसे कीको के हाथ में थमा देती है। यही लेकर वो शादी के फंक्शन तक आती है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है। वो सामने कॉफिन के अंदर बंद है। वो आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन यहाँ फंक्शन में आए सारे लड़कियां अपने कपड़े उतारने लगती हैं, सिर्फ बिकनी छोड़कर इसे भी उतार देती। खैर, जिससे उसकी शादी हो रही है उसका सर सुअर की और बॉडी इंसान की है। ये देखकर कीको चिल्लाने लगती है, जबकि ये लोग जबरदस्ती उसे दूल्हे को किस करने के लिए कह रहे होते हैं। कीको अपना आपा खो देती है और अपना टूटा हुआ बॉटल घुसा देती है सीधा दूल्हे के गले में। दूल्हा निपट जाता है।
है। इसके बाद जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है या करती है, कीको उन्हें भी टपकाते जाती है। इसके बाद आकी उसकी मदद के लिए आती है। दोनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने स्कूल टीचर्स आ जाते हैं। इनके बीच लड़ाई होती है जिसमें ये दोनों किसी तरह से टीचर्स की पुंगी बजा देते हैं। फिर ये दोनों भागना शुरू करते हैं। अभी भी कुछ लोग इनके पीछे हैं, इसीलिए आकी कीको को दूसरी तरफ भेज देती है, जबकि खुद यहाँ उनकी ध्यान भटकाने के लिए रुक जाती है। इधर कीको की मुलाकात एक लड़की से होती है जो मैराथन में है। वो कीको को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इस दौरान वो एक आईने के सामने से गुजरती है और देखती है उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल चुकी है और वो मैराथन की ड्रेस में है। उसका नया नाम है इजुमी। सभी लड़कियां ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो उसे पहले से ही जानते हैं। इजुमी को हैरानी तो होती है, लेकिन फिर भी वो उनकी पहचान की नदी में बह जाती है और इस मैराथन की हिस्सा बन जाती है। रेस के दौरान वो ताइको और सुर को भी देखती है। कुछ ही देर बाद आकी इस रेस का हिस्सा बनती है और अगले ही पल टीचर्स और वो पिग हेड दुल्हा इनका पीछा करना शुरू करते हैं। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी कंटेस्टेंट को मारते जाते हैं। सुर इजुमी से कहती है कि उसे किसी भी तरह से इस दुनिया से निकलना होगा, इसीलिए वो उसे फेंस की दूसरी तरफ की रास्ता पकड़ा देते हैं, जबकि उसके बाकी साथी टीचर्स की ध्यान भटकाने के लिए उसी रास्ते पे चलते जाते हैं। इधर इजुमी भागते भागते एक गुफा तक आती है। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन अगले ही पल यहाँ कुछ लड़कियां आती हैं जो फ्रेंडली तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। वो इजुमी को जान से मार देना चाहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जब तक वो जिंदा है वो लड़कियां मरते रहेंगे। लेकिन इससे पहले वो इजुमी को नुकसान पहुंचाते आकी इस लड़की को ठिकाने लगा देती है। बाकी लड़कियां बस ज़ॉम्बीज़ की तरह खड़े रहते हैं। वैसे मेरा ठरकी दोस्त इसका फायदा जरूर उठाता। आकी इजुमी को पूरा मामला समझाती है, कहती है यह एक फिक्शनल दुनिया है। यहाँ से बाहर जाने के लिए उसके हाथों में लगी ये केबल्स खींचने होंगे और उसकी दो हिस्सा होते ही एक रास्ता खुलेगा। लेकिन इससे पहले आकी बार बार उसकी असली नाम कहने के लिए कहती है और इस तरह से वो सच में अपने असली रूप में आ जाती है और अब बारी है उसकी केबल्स खींचने की। मित्सुको ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन मजबूरी में उसे केबल्स खींचने पड़ते हैं। आकी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और दूसरी तरफ सच में एक रास्ता खुल जाती है। इस रास्ते से बाहर निकलकर मित्सुको ऐसे दुनिया में पहुंच जाती है जिसे कहते हैं मेंस वर्ल्ड। यहाँ पर लोग एक 3D गेम खेलते हैं जिसका नाम है टैग, और इस गेम में अब तक दिखाई गई मित्सुको की सारे कैरेक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पर मित्सुको की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसे वो तो नहीं पहचानती, पर वो लड़का उसके बारे में सब कुछ जानता है। वो लड़का मित्सुको से कहता है कि वो भविष्य में है। यह सुनते ही मित्सुको बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो उसी गुफा में होती है जहाँ से निकली थी, लेकिन अगले ही पल एक बर्फीले जगह पर। यहाँ पर वो एक पुरानी जगह की तरफ बढ़ती है जहाँ अब तक उसकी नजर में आई सारे लड़कियां होती है, लेकिन पुतले की तरह। यहीं पर थोड़ी आगे एक बुढ़ा वीडियो गेम खेल रहा है जिसमें अब तक मित्सुको के साथ हुई सारे घटनाएं मौजूद हैं। यह आदमी मित्सुको से कहता है कि वो कई साल पहले मर चुकी थी, लेकिन इसके पास उसकी डीएनए और उसके सारे दोस्तों की डीएनए थी। इसके जरिए उसने उनकी क्लोन बनाए और उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए गेम में डाल दी। बुढ़ाऊ की गांड मस्ती तो देखो। खैर, कुछ ही देर बाद इस बुढ़े आदमी की यंगर वर्जन यहाँ आता है और अपनी चड्डी में ही बिस्तर पे लेट जाता है। फिर मित्सुको को अपने पास बुलाता है। यह बूढ़ा आदमी कहता है यह इस गेम की आखिरी पड़ाव है और उसकी ख्वाहिश है मित्सुको के साथ सोना। दोनों टांग ठीक से काम नहीं कर रहे और इसे अपनी तीसरी टांग इस्तेमाल करनी है। वो आई एम सॉरी। ठरक मिटाने के लिए इसने तो अपनी यंगर वर्जन को बुलाया है। मित्सुको इस ठड़की बुढ़े की यंगर वर्जन के पास लेट जाती है। तब उसे सुर की कही बातें याद आती हैं। किस तरह से होने को टालना है, किस तरह से अपनी डेस्टिनी बदलनी है, कुछ ऐसा करना है जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो। फिर अचानक ही वो इस ठड़की की गला दबाकर कहने लगती है हमारे साथ खिलौनों की तरह खेलना बंद कर मादर। इसके बाद इस बुढ़े की तीसरी टांग छीन कर घुसा देती है अपने पेट में। मोहतरमा टपक जाती है और ये बुढ़ाऊ सटिया जाता है। इसके बाद हमें अब तक हुई सारे घटनाओं के इनिशियल्स दिखाए जाते हैं, जहां हर घटना की शुरुआत में ही मित्सुको सुसाइड कर लेती है। फिर हम बर्फीले सफेद पन्ने पर एक काले धब्बे को देखते हैं और ये तो मित्सुको है। I'm सॉरी मैडम, मुझे माफ करिए। लेकिन माफ करने की जगह ये मोहतरमा चिल्लाते हुए भागते जाती है। कह रही है आखिरकार हम उस बुढ़े की तीसरी टांग के शिकार होने से बच गए, अब हम आजाद हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी मेरी तरह आपकी दिमाग की लोचा नहीं किया होगा।